इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं रोहन गुप्ता। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब बैठे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनफैक्ट सुबीर भौमिक साहब से कल ही हमारी मुलाकात हुई है। बंगाल के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत सुबीर साहब स्वागत है। मैं शुरुआत कर रही हूँ तहसीन पूनावाला आपसे। सुनिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी मुझे आ रही थी आपको। हाँ ठीक है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे लगता है कि कुछ बातों पे जो आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैम ने कहा उस पर हमें गौर फरमाना चाहिए और उसके बहुत गंभीरता से हमें लेनी चाहिए। रूपिका जी, मैं आपके सामने दो आंकड़े रखूंगा। उम्मीद है भाजपा और इलेक्शन कमीशन आपका शो देखकर इसका जवाब दे। 30 लाख वोट, 27 लाख वोट पेंडेंसी में रखे गए। जो डिफरेंस है भाजपा और टीएमसी में वो है करीबन 30 लाख वोट, यानी कि जो वोट्स पेंडेंसी में रखे गए यही डिफरेंस है भाजपा और टीएमसी में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन 27 लाख वोटों में से 1608 वोटों की सुनवाई हुई और 1590 वोट को वापस रीइंस्टेट किया गया। तो उन 27 लाख वोटों को बाहर रखने की जिम्मेदारी किसमें से? एक भी बांग्लादेश है, रोहिंग्या नहीं था। दूसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पहली बात पे रुकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पहली बात पर रुकेंगे। मैं आज बहुत इत्मीनान से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सर, इट्स नॉट फनी कि एक मुख्यमंत्री, अभी तो इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, वो देश की जनता को ये कहती है मेरे पेट में लात मारी गई, मुझे लात मारी गई, मेरे साथ अन्याय किया गया। सर इट्स नॉट ये बहुत हल्की चीज़ नहीं है, बहुत गहरी चीज़ है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 30 लाख 27 लाख, ठीक है, फिर बाद में 27 प्लस 5 हो जाते 32 लाख, 34 लाख मानकर चलिए आप, लेकिन 27 को अयोग्य माना गया 60 में से। केरल में कितने वोट कटे और कितने अंतर से कांग्रेस जीती है, बताएंगे आप दर्शकों को? यस, ये आपका सवाल सही है, मैं उस पर आऊंगा क्योंकि मैं जानता था आप ये बोलोगे। अभी आएंगे आप, बाद में नहीं, अभी आएंगे। आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, केरल में कैसे जीते आप? एसआईआर हुई थी पहले जनता को ये बताया। नहीं तहसीन एक एक करके, क्या केरल में एसआईआर हुआ था? 60% वोट। रूबिका जी, आई अंडरस्टूड। इफ आई कैन आंसर, मैं आंसर दूंगा क्योंकि आप बोलोगे मैं डिस्टेंस पे हूं, मैं आवाज नहीं आ सकी, मैं जवाब में समझ गया। इसमें आपको कुछ ऐड करना है जवाब को? आंसर जी रूबिका जी, मैं चैलेंज करता हूं, दोबारा से केरल का चुनाव आप करवा दीजिए और बंगाल का देखिए सेम नतीजा आते हैं। केरल का सेम आएगा, बिहार बंगाल का नहीं आएगा। यही अंतर, यही अंतर। जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। क्या केरल में एसआईआर हुआ था? ऑफ कोर्स हुआ था, ऑफ कोर्स हुआ था। केरल में कितने वोट परसेंट पाती है कांग्रेस? 60% यूडीएफ ने पाया है, 60% वोट। नहीं, 59.59 टोटल 60% वोट है यूडीएफ का। नहीं 59, ठीक है, 60% राउंड लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहली जवाब देने का मौका दीजिए प्लीज सर। मेरे दर्शकों को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। मैं और आप दोनों जिम्मेदार हैं। मेरे दर्शकों को कोई गुमराह नहीं करेगा। मेरे दर्शकों को बताइए, तहसीन पूनावाला, पहली पार्टी यूडीएफ और एलडीएफ, राइट? बिल्कुल। पहली पार्टी कांग्रेस और दूसरी सीपीएम, इन दोनों में वोटों का अंतर कितना है एसआईआर होने के बाद केरल में? अभी जो नतीजा मैं मुझे एग्जैक्ट वोटों का अंतर नहीं पता, मैं चेक कर सकता हूँ इलेक्शन कमीशन के। आपको सब पता है, 30 लाख कटे हैं, फला कटे हैं, क्यों ऐसा? हाँ, तो मैं फिर से मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं दोबारा से उस सवाल का जवाब देता हूँ क्योंकि केरल में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। प्रक्रिया इसीलिए रूबिका जी एक सेकंड, बिकॉज़ यू आर विनिंग, क्योंकि आप वहां जीत रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री अगर कह देते हैं कि यहाँ पर गलत है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो क्या तहसीन पूनावाला समर्थन करेंगे? आई विश आई कुड गेट, मैं जवाब नहीं, काश कि मैं यहाँ पर एक बड़ा केरल के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं चुनाव नहीं हारा हूँ, तो क्या रूबिका जी आप समर्थन करेंगे इसका तहसीन पूनावाला? रूबिका जी, मैं ऐसे नहीं करता। समीर जी प्लीज, मैं अगर अपना जवाब दे दूं, अगर आप इंटरप्ट करेंगे, मैं डिस्टेंस पे हूं, आवाज नहीं आएगा, मैं सवाल समझ गया, दर्शक को लगेगा मुझे जवाब नहीं आता, तो प्लीज मुझे बोलिए। एक जगह पे अगर मैं गाड़ी चलाता हूं, एक जगह पे मैंने एक्सीडेंट किया, आप दूसरे हाईवे का फोटो निकालते बोलो देखो वहां पे तो एक्सीडेंट किया, मतलब गाड़ी चला सकता है, वो उत्तर नहीं है। सवाल हम बंगाल को डिस्कस कर रहे हैं, बंगाल में गलत हुआ है। नहीं, अब मैं प्लीज रूबिका जी,
दोनों की बातें पूनावाला सुन नहीं, आज नहीं सर, आज मैं बिल्कुल आप लोगों के नैरेटिव को बख्शने के मूड में नहीं हूँ। अगर आप नहीं चाहते मेरा सबसे पहले मैं आप ही के पास आई थी। रूबिका जी सुनिए ना, देयर इज नो प्लीज पॉइंट, आप डोंट गेट एजिटेटेड, डोंट मेरे सवाल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। केरल में एसआईआर के बाद कितने वोट कटे? मैं फिर उसका जवाब दे रहा हूं, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं दूंगा, कितने वोट सुनना कटे? चाहते हो आई विल सिट क्वाइटली, बट ऐसा ना हो कि यू कीप इंटरप्टिंग मी। कितने वोट कटे? जवाब नहीं दे रहा, तो आप डिसाइड कीजिए, आप तय कर लेंगे तो मैं जवाब दे देता हूं। कितने वोट कटे? मैं दूर से दे रहा हूं, तो आप तय करें। अब मैं बोलता हूं, केरल में क्योंकि एक प्रक्रिया एक जगह पे एक संगठन ने गलत किया है, उसका मतलब नहीं दूसरी जगह पे गलत किया है, और इसका पैमाना है आप केरल और बंगाल का चुनाव दोबारा से करा देंगे, सेम नतीजे नहीं आएंगे। अब रूबिका जी मुझे एक पॉइंट और आंकड़ा आपको देना है। मैंने केरल पे नो सर, मैंने केरल नो सर जी, आपने कहा एक जगह पे गड़बड़ी हुई है तो जरूरी नहीं है दूसरी जगह। नो सर वेट, तमिलनाडु में एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ? अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर मैं Why is it not the point, और दूसरी गाड़ी पे हाई, रूबिका जी आपने बोला, मैं इसका जवाब देता हूं। नो टेल मी व्हाई इज इट? बिकॉज़ यू वन, क्योंकि वहां मोदी नहीं जीते, वहां बीजेपी नहीं जीती, तो सब चंगा है। और चूंकि वहां क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई तो वहां धांधली है। व्हाई? नहीं रूबिका, यू आर रॉन्ग। I am not wrong. I am just addressing you with facts. बट अगर आप पूछते हो तो जवाब सुन लीजिए, वरना आई कीप क्वाइट, देयर इज नो पॉइंट। तो अब मैं फिर से आपको वही बात, बीजेपी हार गई, कांग्रेस दोनों जीती है, क्या बात धांधली हुई थी? वही तो पूछ रहे हैं ना। लास्ट 30 सेकंड्स एंड देन आई मूव टू मेरे दूसरे गेस्ट। 30 सेकंड में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं पहले इसका जवाब देते, मैं 1 मिनट की आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर अनइंटरप्टेड हो। मैं 1 मिनट में जवाब देता हूं। पहली बात, अगर कोई संगठन, इस केस में इलेक्शन कमीशन, एक जगह पे धांधली करे और दूसरी जगह पे ना करे, दैट डज नॉट मीन दूसरी जगह का एग्जांपल। हम बंगाल की बात करें पहले, इसलिए नहीं क्योंकि केरल में बीजेपी की सरकार नहीं आई, इसलिए क्योंकि वहां धांधली नहीं हुई। इसका पैमाना है इलेक्शन करा दे, दोनों जगह पे सेम नतीजे आएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसपे हम सबको विश्वास है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर वोट डिफरेंस कम हो और वोट ज्यादा कटे गए एसआईआर प्रोसेस में, वहां पर वो चुनाव दोबारा से करें। आदरणीय ममता बनर्जी 15,000 वोटों से हारी, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 मत काटे गए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को मानकर दोबारा से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव करा दे, बस कोई बात नहीं। ये सारी चीजें तो बाद में हो जाएंगी। अभी मैं आपके एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक पर बात कर रही हूँ। ममता बनर्जी से पूछा गया उपचुनाव करवाना चाहती हैं, वो खुद मना कर गई थी। वो खुद, अभी आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए थी, मैं एक एक शब्द ममता बनर्जी का सुन के आ रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं अब उसमें कोई फायदा नहीं है, उन्होंने उपचुनाव करवाने से अपने आप को पीछे खींच लिया। सो लेट्स, हाँ वो बार बार कह रही हैं आई एम अ फ्री बर्ड। अब मेरे पास बहुत टाइम होगा इंडिया गठबंधन को एक और मजबूत करने के लिए। नहीं अब आपसे बहुत बात होगी मेरी, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। रोहन गुप्ता जी, आप लोग कितनी मेहनत कर दीजिए। सर आज मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, यहाँ पे बाकी और गेस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात मैं कह दूँ, आप लोग कितनी मेहनत कर लीजिए, आप लोग कितना ही नैरेटिव अपने हिसाब से चला लीजिए, आप लोग कितनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, जब जब आप लोग जीतेंगे तब आप पर यह आरोप लगाकर पूरा इंडिया गठबंधन एक तरफ हो जाएगा कि आपने सिस्टम खरीद लिया है, फला फला बिके हुए हैं जी, बस और कुछ नहीं करना है। एंड आई एम सॉरी, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एवरीबडी नोज रूबिका जी, देश की जनता भी जानते हैं और आप जानते हैं जो विपक्ष के यहाँ पे बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, तहसीन भाई भी ये चीज जानते हैं, पर मजबूरी है, करे तो करे क्या, बोले तो करे क्या। अब मैं आपको आंकड़ों की बात करता हूं। आपने पूछा केरला में 9 लाख वोटर कटे एसआईआर के बाद में, और एक बार भी ना कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी इंडी गठबंधन के सो-कॉल्ड साथी है, एक बार भी किसी ने भी इसके ऊपर इशू आज तक नहीं उठाया जब तक आप ये डिबेट कर रही हैं। दूसरी बात, मैं आपको थोड़े और आंकड़े देना चाहूंगा। अगर 2021 का हम चुनाव देखें, बीजेपी को उस समय पे 2 करोड़ 30 लाख वोट मिले थे, टीएमसी को 2 करोड़ 92 लाख वोट मिले थे। इस बार टीएमसी को वो वोट कम होके 2 करोड़ 60 लाख मिले और बीजेपी का 2 करोड़ 30 लाख बढ़ के 2 करोड़ 90 लाख हो गया। मतलब बीजेपी ने अपनी मेहनत से 60 लाख वोट बढ़ाए और टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में 30 लाख वोट कम हुए। मुझे बताइए इसमें कहां इलेक्शन कमीशन आया, कहां पे केंद्रीय सुरक्षा बल आया, कहां पे बीजेपी की कोई तानाशाही आई? ये तो जनता का वोट है। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, क्या इसको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे?
कब तक आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे? आपको मुद्दे नहीं मालूम है, आपको इश्यूज नहीं मालूम है। और एक चीज रूबिका जी, आपको मालूम है जितनी भी आपके साथ डिबेट हुई एसआईआर के बारे में, क्या कहते थे टीएमसी के प्रवक्ता? देखिए, मतुआ समाज के, इनका कहना है कि जो 100 अगर वोट करे हैं, 65% वोट मतुआ समाज के कटे थे, कि अगर परिवार में 4 लोग हैं, 2 का नाम आया, 2 का नाम नहीं आया, ये लोग बीजेपी से बदला लेंगे क्योंकि तो बीजेपी स्टैंडर्ड वोटर थे। वो नैरेटिव कहां चला गया आज? आप 27 लाख लोग तो क्या मुस्लिम वोट थे? आप चेक कर लीजिए, आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। अरे भैया, अगर वो मतुआ समाज के थे तो फिर ये नैरेटिव कहां से आया? मैं कह रही हूँ तो 27 कौन से लाख। नैरेटिव की नो नो, लोकतंत्र? एक और मैं फिर आज मैं कह रही हूँ दर्शकों से, यहाँ पर कोई और मसले पर बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। अब आपने कहा कि इन लोगों में इतना इतना डिफरेंस था। फराज किदवई साहब, आपने पूरा सुन लिया जो मैं कह रही थी, आपने बाकियों को भी सुन लिया होगा। फराज भाई एक मिनट खाली, क्योंकि फराज भाई मेरे साथ डिबेट पे थे, उन्होंने एक आंकड़ा ऐसे स्क्रीन पे दिखाया था 2 दिन पहले। उन्होंने अपने हाथ से लिखा था टीएमसी 192, बीजेपी 97। फराज भाई आपको याद होगा, चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा, ये आपके हाथ से ही, आपका हाथ भी है शायद, आपने बहुत कॉन्फिडेंस से ये कहा था। कम से कम ये जो कहा था इसका आप रिस्पेक्ट करिएगा नेशनल चैनल पे, कि एटलीस्ट उस आंकड़ों पे आप अच्छे प्रवक्ता हैं, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव डिबेट करनी चाहिए। ये आपका आंकड़ा है 192 और 97 बीजेपी, और चैलेंज किया था, और मैंने कहा था कि परिणाम के बाद हम वापस आएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। ऑलराइट, दोनों को स्क्रीन पर रखिए। फराज भाई जवाब दीजिए। रूबिका जी, पहले आपकी बात का जवाब दूं या रोहन जी की बात नहीं, का पर जवाब आपने तो जो अब उन्होंने बता दिया है, आपकी दुखती रग दबाई है, जरा उस पर बात कर लीजिए। मुझसे तो आपकी बात होती रहेगी। ना, मैं गलत था, मैं गलत हो गया, मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया रोहन भाई। नहीं, बढ़िया, बिल्कुल, धन्यवाद। यही होता है लोकतंत्र में। आगे बढ़ें। पर फिर ये अब इलेक्शन कमीशन पे अटैक नहीं होना चाहिए फराज भाई, क्योंकि आपने ये आंकड़ा, ये 27 लाख वोट कटने के बाद दिया था। आपने ये आंकड़ा चुनाव का वोटिंग होने के बाद किया था। आपने ये आंकड़ा दोनों जो फेज खत्म होने के बाद चुनाव के परिणाम के एक दिन पहले दिया था। तो आपका आंकड़ा, जो भी आप फैक्टर आप लेके आएंगे, उसके बाद का आंकड़ा था। तो आज एटलीस्ट उसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। ओके फराज भाई, देखिए रूबिका जी, मैंने ये जो आंकड़ा दिया था, रोहन सही बोल रहे हैं, मैंने ये आंकड़ा दिया था, मैंने कुछ मैथ्स के हिसाब से दिया था, कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस के हिसाब से दिया था। उसको डिस्कस करने में 1 to 1 हम डिस्कस कर लेंगे। रोहन भाई कभी मिलेंगे, आप मिलेंगे, उसमें पूरी मैथ्स थी, रिसर्च एंड एनालिसिस थी, 1-1.5-2 घंटा निकल जाएगा। लेकिन रूबिका जी, आपने बोला ना कि आपकी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, और थोड़ा सा आपने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और आपने ये नैरेटिव बनाया क्योंकि आदरणीय ममता बनर्जी जी इसलिए चुनाव हार गई कि महिलाओं के साथ बंगाल में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। करेक्ट, आपने ये कहा। तो अगर ऐसा है तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 211 पे आप जाइएगा, और अगर अभी मैं आपसे बोलूंगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, तो आप बोलेंगे वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, विच इज करेक्ट। तो आप बोलेंगे कि क्राइम रेट पर बात करिए। तो अगर ऐसा है तो हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वहां का जो क्राइम रेट है वो 110.3 है, एनसीआरबी पेज नंबर 211। वेस्ट बंगाल का जो क्राइम रेट है वो 71.3 है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार दर सरकार बन रही है, 76.1 ज्यादा है वेस्ट बंगाल से। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दर सरकार बन रही है 77.5, और दिल्ली 133.6। सब बता दिया। अब दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स फराज भाई। तो ये नैरेटिव आपका समझदार आदमी है। ये नैरेटिव आपका। आई एम स्टिल टेलिंग यू, ममता बनर्जी के खिलाफ औरतों ने वोट डाला है, क्योंकि वो ममता बनर्जी जो तादाद में महिला सांसदों को और महिलाओं को संसद में और विधानसभा में पहुंचाती हैं, वो आरजी कर मर्डर केस हो या फिर संदेश खाली हो या दूसरे ये जो छोटे मोटे यहाँ पर केसेस हुए हैं, वहाँ पर बड़े लेवल पर महिलाओं के अंदर अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गया था। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ उम्मीद फ्रॉम अ विमेन सीएम, अ वुमन सीएम, तो फिर वो गुस्सा निकलता है मुखालिफत में वोट करने में। आपको पूरी कंप्लीट फ्रीडम है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन आंकड़े जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। नाउ यू प्लीज टेल मी सर वन थिंग, आप लोग चुनाव जीतते हैं, 37 सीटें फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी की आती है, तो यही चुनाव आयोग, यही सीईसी सब बढ़िया हो जाते हैं। जैसे ही आप लोग चुनाव हारते हैं, आप छोटे बच्चों की तरह पैर रगड़कर पटकने लगते हैं और कहते हैं ये गेम गंदा है, ये गलत है, हम नहीं खेलेंगे। सर मजाक लगता है, डोंट डू दिस। नहीं, ये सही नहीं है।
जितना भी अब तक रुबिका जी आपने बोला है, क्योंकि आपने हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि मजाक लगता है, ये लगता है मजाक आप कर रही हैं अपने दर्शकों के साथ, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मजाक आप कर रही हैं कि तहसीन पूनावाला जी से आपने ये तो पूछा कि केरला में वोट कितने कटे एसआईआर में। मैं आपसे पूछता हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोकतंत्र में डाका केरला में क्या डाला गया? किरणमयी नंदा को चीखे मत। आपसे बेहतर चीख सकती हूं मैं बहुत कायदे में रहकर बात कर रही हूं, आप बेहतर बात कीजिए मुझसे। मैं चीखने वाले मूड में अभी हूं नहीं। आप लोग मजाक बना चुके हैं पूरे के पूरे सिस्टम का। आप सुनिए, फिर मैं कह रही हूँ कायदे से बात कीजिए। फराज किदवई साहब, तरीके से बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए और संजीदगी से बात कीजिए, चीखिए मत। इसमें बेकायदा क्या है? मैं कह रही हूँ तरीके से बात कीजिए। आप इस तरीके से मुझसे चिल्लाकर बात मत कीजिए। मैं आप पर चीखी नहीं हूँ, आप नहीं चीखेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, बता रही हूँ ना आपको, चीखिए मत, चीखिए मत, इत्मीनान से बात कीजिए। एक तो चीखिए मत, इत्मीनान से बात कीजिए, ठीक है? इत्मीनान से, डोंट लूज योर टेम्पर। आंकड़े जिसके पास होते हैं वो लूज नहीं करता अपना टेम्पर। मैं कह रही हूं, मैं आप पर पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूं, आप भी मत कीजिए चीखा चिल्ली। हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। आप बस मुझे ये बताइए, आपके ही समाजवादी पार्टी के एक लीडर है ना, अभी मैंने उनका नाम लिया, किरणमयी नंदा, जानते हैं ना उनको? कितने बड़े नेता हैं, उनका रसूख क्या है मुझे बताइए, किरणमयी नंदा का। भाईजान बताइए। हमारे बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता, वाइस प्रेसिडेंट। बंगाल से उनका कनेक्शन क्या है? बड़े नेता हैं। हाँ, बंगाल से उनका कनेक्शन बिल्कुल, बंगाली हैं वो, बंगाली है। क्या बंगाली हैं वो? क्या उन्होंने अखिलेश यादव जी को ये नहीं कहा था कि मत जाइए प्रचार करने के लिए, बंगाल की स्थिति मैं जानता हूं, यहां पर दीदी नहीं जीत रही? डिड ही से दिस और नॉट? मुझे नहीं पता, गूगल कीजिए भाईजान, मैं वेट करूंगी। हाँ, कर लेंगे, चलिए अभी कीजिए ना। लेकिन पहले आप मेरी बात नहीं मानेंगे। चर्चा हो रही थी, अरे भैया, मैं वही तो बता रही हूं। अरे मैंने आपकी बात मान ली। किरण जी जो कह रहे हैं मैडम, मैंने आपकी बात हम भी महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है। ना दीदी महसूस कर रही है, ना फराज भाई आप कर रहे हैं। और मैं आपके ही पार्टी के बड़े नेता की बात कर रही हूं, किसी और की नहीं। गो अहेड। अरे सुनिए तो मैडम, सुनिए तो। देखिए, किरणमयी नंदा जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको यह पूरी तरह से एहसास हो गया होगा कि जो 27 लाख वोटों की डकैती पड़ी है, उसकी वजह से ममता बनर्जी जी चुनाव हार सकती हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि तहसीन पूनावाला जी से आपने केरल के बारे में पूछा, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन ये भी उनसे, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए था तहसीन जी को। किरणमयी नंदा ने जो बयान दिया है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा, और फिर कह रही हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा ने बंगाल चुनाव पर कहा, नतीजे पहले से ही साफ दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने वेस्ट बंगाल के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहले ही बता दिया था कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ सर, तो अभी मैं अपना शो छोड़कर चली जाऊंगी। नंदा जी ने कहा कि टीएमसी की हार की वजह है, रुकिए भाईजान सुनिए, नंदा जी ने कहा टीएमसी की हार की वजह ये 17,000 वोट चोरी, 27 लाख वोट काटना नहीं। उन्होंने कहा टीएमसी की हार की वजह भ्रष्टाचार है। ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा, पीरियड। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को यह बयान दिया था। आप अखबार के हमेशा हेडलाइंस देते हैं, मैं आज आपको दे रही हूं आपकी भाषा में। क्या उन्होंने ये कहा कि 27 लाख जो वोट कटे इसकी वजह से ममता बनर्जी जी चुनाव नहीं हार? क्या उन्होंने इसका जिक्र किया है? भ्रष्टाचार, क्या 27 लाख वोटों का उन्होंने जिक्र किया है? भ्रष्टाचार शब्द मैं कह रही हूं। अभी आप बोल रही थी 27 लाख, तो अभी आप गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रही थी? फिर अभी आप गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रही थी? मैं फिर कह रही हूं, मैं आपसे नहीं क्यों ना भागे? आपने गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, मैं ये जानना चाह रहा हूं प्लीज। आज मैं, अरे भैया, आपने 27 लाख वोटों का जिक्र किया, रोहन जी कुछ कह रहे हैं, आपने 27 लाख, फिर वही बात। भाई, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, पार्टी की बात रखते हैं, अगर कई बार गलत हो जाए तो एग्रेसिव होके उसको मत करिए ना, पूरा देश देख रहा है। एक डिबेट में नहीं होगा, आज आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? जब कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी को ये बोल दिया कि आप सांप्रदायिक फैला रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैला, तो एक दिन नहीं डिफेंड करेंगे, चल जाएगा। अपनी बच्ची बच्चा इज्जत क्यों खराब कर रहे हैं? ये आपने जब आंकड़ा दिया फराज भाई, तब तो ये सारा हो गया था, 27 लाख वोट सब हो गया था। आपने ही आंकड़ा दिया था, मैंने तो नहीं दिया था।
बिल्कुल आपने सही बोला कि आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, तो आज उस बात पे स्टैंड रही है ना। हम वापस काहे पुराने मुश्किल पे जा रहे हैं? 27 लाख में ये हुआ, चुनाव आयोग ने ये किया, कम से कम आज का दिन इसको स्वीकार करिए। आपके बड़े नेता जब स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ जाने की तो बात नहीं है। जब कांग्रेस ने ये वीडियो बनाया कि सांप्रदायिकता ममता बनर्जी फैला रही है जिससे वो 2 टिकट देते हैं, तो कहां से इंडी गठबंधन का अपना फर्क नहीं पा रहे? आज तो कम से कम मत करिए। ऑलराइट, रोहन जी रुकिए, 30 सेकंड्स फराज भाई। बस मैं 40 सेकंड में ही अपना जवाब दे रहा हूं। आप रूबिका जी और रोहन गुप्ता जी क्या चाह रहे हैं कि मैं उन 65 लोगों की आवाज ना उठाऊं जिन्होंने इलेक्शन में ड्यूटी की, वोट पड़वाए और उनके नाम इलेक्शन कमीशन ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिए? बिल्कुल नहीं। मैं परिणाम को चैलेंज मत करिए, उठाऊं, आवाज उठाइए। क्या आवाज उठाइए? अरे परिणाम को चैलेंज मत करिए, बीच में मत बोलिए, आज सबको सब बोलने दीजिए, रुकिए। नहीं, 40 सेकंड्स, गो अहेड। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए यहां पर जो डिस्कशन हुआ रूबिका जी, आपने एक बात बोली, एक नैरेटिव बनाया कि ममता बनर्जी जी चुनाव इसलिए हारी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 4 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां उससे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तब तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। ये हमको मानना पड़ेगा। ये हमको देखिए, एक स्टेटमेंट रूबिका जी, हमको ये मानना पड़ेगा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार जो है वो बनती है वोटर से, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने तय किया कि कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। 2003 में भी हो चुका है। ये झूठा नैरेटिव मत गढ़िए। नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर फ्रॉड नहीं हुआ था। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं, लॉजिकल तार्किक विसंगतियां का मतलब यह होता है। आपकी उम्र क्या है भाईजान? आपकी उम्र क्या है? मैं आपको ये गलत बोल रही हैं दर्शकों ये गलत बोल रही हैं। आपकी उम्र क्या है? दर्शकों ये गलत बोल रही हैं। सुन लिया दर्शकों ने। आपकी उम्र क्या है? गलत बोल रही हैं। उम्र क्या है आपकी दर्शकों? अरे दर्शकों छोड़िए ना, मैं आपसे कम से कम 7-8 साल बड़ा हूं। 49 साल बड़े, मैं 41 साल की हूं। 41 साल की हूं तो 49 के हुए आप? हाँ, तो मैं 49 साल का हूं। ठीक है, मान के चलते 49 साल का। हाँ, मान के चलते 50, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा मैथ समझने में। आप 50 साल के हैं, आपका बच्चा क्या 45 का हो सकता है? हो सकता है 45 साल का आपका बेटा या बेटी? अच्छा ठीक, मैंने मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली। हो सकता है अगर उसका पिता, मैंने आपकी बात मान ली। एक और चीज, लॉजिकल गलत को जस्टिफाई नहीं करेंगे ऐसी गलतियां। रुकिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये होता है कि फराज किदवई 50 साल के, तो उनका बेटा या बेटी 45 साल की नहीं हो सकती है। पहली बात, फराज किदवई अगर अपने बच्चों का बाप है, उनका नाम फराज किदवई है, तो फिर उसके पिता का नाम लल्लू चौहान नहीं हो सकता है। गॉट इट सर? अच्छा, आप सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा रूबिका, ध्यान से सुनिएगा मेरी बहुत बात। ध्यान से सुन रही हूं, बहुत ध्यान से समझा भी रही हूं। मान लीजिए, हाँ, अरे अभी मैं भी ध्यान से समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पिताजी, हमारे चाचा जी रिस्पेक्टेड, उनका नाम लियाकत साहब है और वो हाई कोर्ट के जज हैं। मान लीजिए रूबिका लिया, और उसके बाद में जब वोटर लिस्ट बनी तो क्यू की जगह के हो गया, तो बिकॉज क्यू की जगह के हो गया वोटर लिस्ट में, और लियाकत साहब अपना पासपोर्ट भी जमा कर रहे हैं और हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनका नाम कट जाएगा। ये फ्रॉड है रूबिका। मैं नाम ले रहा हूं शहीदुल्लाह मुंशी। शहीदुल्लाह मुंशी का नाम क्यों कटा, ये बताइए हाई कोर्ट के जज से। बताइए क्यों कटा। देखिए, जस्टिफाई मत करिए, गलत को जस्टिफाई नहीं करिए रूबिका। इतिहास माफ नहीं करेगा। ये कह रही हूं, इतिहास माफ नहीं करेगा मत, और फिर मेरी बात सुनिए। इतिहास माफ नहीं करेगा रूबिका, मैं बता रहा हूं आपको। रिपीट योरसेल्फ बॉस, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मैं कह रही हूं जो हुआ है गलत हुआ है। इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, इन सबको जाकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाओ। दैट डजंट मीन कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं थी। दैट डजंट मीन कि ऐसे ये 60 लाख लोग, इनमें से ये जब नाम कटे गए थे, बाकी सब गायब कहां से हो गए, कहां चले गए, कहां चले गए वो सबके सब? समीर चौगाकर जी जवाब दीजिए। और उसके रुकिए सर, 2 और नाम, सुबीर भौमिक सर। रुकिए, मैंने कह दिया कि आप लोगों, यू आर अलाउड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू कीप योर माउथ शट एंड यू कांट वोट। समीर चौगाकर जी, इसी मामले को लेकर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट जाती है। ममता बनर्जी खुद पैरवी करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब तो ममता बनर्जी को अगर लगता है तो ममता बनर्जी तो फ्री हो चुकी है ना।
अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी सारे मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए, जनता के सामने जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इस मामले को लेकर। उस मामले को लेकर यह कह देना कि बंगाल के चुनाव को इलेक्शन कमीशन ने हाईजेक कर लिया, गलत तरीके से चुनाव जीता है, यह बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत बेबुनियाद है। आप चुनाव हार गए, आप स्वीकार कीजिए कि चुनाव हार गई, और सिर्फ आप केरल में आप चुनाव जीत जाते हो, 7 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, कर्नाटका की 2 की 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, और भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कहती कि भाई इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया। तब आप ये नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन ने मैनेज करके हमको 2 सीटें जितवा दी है। कर्नाटक की 2 विधानसभा आप जीत रहे हो, तब आपको दिक्कत नहीं है। केरल में 60% वोट मिल रहा है यूडीएफ को, 61 ज्यादा सीटें ज्यादा मिल रही है पिछली बार की तुलना में, लेकिन वहां राहुल गांधी कहते हैं कि जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद हमें स्वीकार होगा। तो आप वहां स्वीकार नहीं करते। क्या पिनराई विजयन ये कह दे वहां पर कि मैं मुख्यमंत्री से, कार्यवाहक मुख्यमंत्री से केरल में इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि ईवीएम हैक हो गई है, तो क्या तहसीन पूनावाला या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करेंगे? इस तरीके से मुझे लगता है कि और ममता बनर्जी एक संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे आप इस्तीफा दीजिए, आप जनता के बीच जाइए, चुनाव तैयारी कीजिए, 5 साल प्रस्ताव में लौटिए, किसने रोका है आपको? ओके, सुबीर भौमिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर साहब, आप पहली दफ़ा यहाँ हमारे साथ डिबेट में थे, बहुत सारे मुद्दों पर हमारी यहाँ पर आपने देखा होगा लॉजिकल डिबेट हो रही थी, लेकिन सुबीर साहब आप तो भाई बहुत अच्छे से ममता बनर्जी की राजनीति को भी समझते हैं, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं उसे भी आपने देखा है। व्हाट इज़ योर टेक जब ममता बनर्जी ये कहती मेरे पेट पर लात मारी गई, मुझे धक्के मारे गए, मेरे साथ ये सब हुआ है? अ लेडी ऑफ दैट स्टैचर, अ फाइटर, अ स्ट्रॉन्ग वुमन, क्या वाकई उसके पेट पे कोई लात मार सकता है? ऐसे किसी की हिम्मत, किसी की हैसियत, कोई औकात है ऐसी? देखिए, लात मार सकता है नहीं सकता है, ये बहस में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। मेरा कहने का मकसद 2 है। नंबर 1, अगर आपको एसआईआर प्रोसेस से इतना जबरदस्त नाराजगी था और आपको ये एहसास हो चुका था कि ये जब तक एड्रेस नहीं होता है तब तक सही चुनाव हो नहीं सकते, तो आपको चुनाव बॉयकॉट करना चाहिए था। मैं आपको 2 इंस्टेंस देता हूं। मैं बांग्लादेश का एग्जांपल लाता हूं इधर, क्योंकि बांग्लादेश में बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूं। 2014 में जब बांग्लादेश में चुनाव होने को थे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा कि शेख हसीना ने इस तरह का माहौल खड़ा किया है या सही चुनाव हो ही नहीं सकता, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। 2019 में बड़े तानजान के बाद बीएनपी चुनाव में गए, बट 2 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि जबरदस्त रिगिंग हो रहा है और ये चुनाव एक बकवास चुनाव है। और वो चुनाव से बॉयकॉट करके निकल गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये एहसास था कि ये चुनाव में गड़बड़ होगा, ये ठीक नहीं होगा, तो उसके बाद लड़ लेते। अब जब हार गए हो तो आप कह रहे हो कि बॉयकॉट। अगर आपको ये लग रहा नहीं, रूबिका एक मिनट बस इसलिए सर, क्योंकि एक्सक्लूसिव हमारे साथ दिलीप घोष बाबू जुड़ चुके हैं, मैं फिर आऊंगी और माफी के साथ सर। दिलीप बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। 2016 में 3 सीटें बीजेपी जीती थी, उसमें से एक जो सीट है वो खड़गपुर सदर से आई थी, जहां से दिलीप घोष जीते थे, और आज यहां पर मौजूद है। दिलीप बाबू, किस तरीके का चुनाव था ये रिग्ड इलेक्शन था, ये 100 सीटें चुराया गया चुनाव था? दीदी कह रही है कौन सा रिजाइन, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। देखिए, पहले तो एसआईआर घोषणा होने से पहले उन्हें घोषणा कर दिया कि हम एसआईआर करने नहीं देंगे। हो गया एसआईआर, पोलिंग हुआ, पोलिंग में जो फॉल्स वोटिंग होता था, गुंडागर्दी, वो बंद कर दिया कमीशन ने। लेकिन उन्होंने कहीं नहीं बोला कि किसी बूथ में रिगिंग हुआ है, फॉल्स वोटिंग हुआ है। जब हारने लगे तब तरह तरह के बातें आने लगी, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आज एक में रिपोलिंग हुआ, उसमें उन्होंने हार गया। एक रिकाउंटिंग में हारे आज न्यू टाउन में, रिपोलिंग एक बाकी है, वो भी होने वाला, उसमें भी हारेंगे। तो हारने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का एक दूसरा रूप है। उन्होंने भी हारने के बाद बोले थे हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, लोगों को रास्ता में उतार दिया। अगर चुनाव कमीशन कड़ाई नहीं होती तो ये हजारों लोगों को रास्ता में उतार करके अब व्यवस्था निर्माण करने वाली थी। वो हिम्मत नहीं, उनके लोग भाग चुके हैं, इसलिए नहीं कर पा रही है। नहीं, पर घोष बाबू तो वो ये कह रही हैं कि आप लोगों ने सीआरपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया है, वो आप लोगों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे जब ये पोलिंग हो रही थी तब भी, और जब वोटिंग काउंट हो रहा था, वोट काउंट हो रहा था तब भी।
नहीं, 2011 में लेफ्टिस्ट लोगों का चंगुल से बंगाल को निकालने के लिए कमीशन ने इसी प्रकार तैनात की थी। इससे ज़्यादा फोर्स आया था उस समय, तभी ममता बनर्जी जीत के आई थी। आज सेंट्रल फोर्स को क्यों दुश्मन मान रहे हैं? आज फ्री फेयर इलेक्शन को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हार जाएंगे। ये 90-92 लाख जो वोटर फर्जी वोटर माइनस हो गया, इससे वो डर रही हैं। 46,000 वोटर उनके गया है वहाँ से, तो इसी वोट से वो जीतते थे। उनकी वोट की 10-15% इसी से आता था। आप वो चला गया इसलिए हार गए। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो बेचारे 27 लाख लोग हैं, इनकी क्या गलती थी? इनको आपने वोट डालने से, यानी एसआईआर करते वक्त चुनाव आयोग ने इनको वोट डालने से इसलिए रोका क्योंकि आप लोगों की कोई सेटिंग हो गई थी और आप लोगों ने सोचा कि इनको अगर वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ये सब बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो जेन्युइन वोटर होने से भी उनका नाम नहीं आया। मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं, 62,62,000 नाम माइनस हुआ है, 25% चला गया, फिर भी मुझे 56% वोट मिली है। वो क्यों डर रही है? 46,000 अगर गया तो उनसे, वो क्यों डर रही है? इसका मतलब मैं तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, नहीं मानेंगे बोला, मैं जीत के आया 30,000 से ज्यादा वोट से। वो क्यों नहीं जीत पा रही है? वो यही सवाल, आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे भाई? नहीं, ये वोटर थे ही नहीं, नाम मात्र था। 22 साल से नहीं हुआ ऐसा यार, तो ये नाम, मरे हुए नाम, फिर लोग इधर उधर चले गए, शिफ्टिंग हो गए, और बांग्लादेशी नाम भी था, वो छट गया। हमें डर नहीं, हमें बांग्लादेशी वोट नहीं मिलता था। हाँ, तो कई ऐसे वोटर भी तो है ना जिन्होंने इस बार वोट नहीं किया दिलीप बाबू, उनका नाम ही नहीं था और अभी भी ट्रिब्यूनल में वो धक्के खा रहे हैं, है ना ऐसे? वो हमारे वोटर भी थे, हमको भी कंप्लेन किया, परिवार को उड़ा दिए। किसने उड़ाया? उन्हीं के जो कर्मचारी बीएलओ बनकर के काम किया, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं किया, फर्जी व्हाइट पेपर दे दिया है, इसलिए नाम नहीं आया। अगले बार आ जाएगा, अभी प्रोसेस में है। हम तो रोना धोना नहीं किया, ये कैसे मालूम हो गया कि सारे उनके वोटर हैं? वोटर तो वोटर होता है। हाँ। और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी बोले आप जीतेंगे, हम जीता। अच्छा दिलीप बाबू, आप दीदी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मुझे पूरा यकीन है आपने बहुत डिटेल में सुना भी होगा उनको। क्या लग रहा है आपको, दीदी किस अभी मोड और मूड में नजर आ रही हैं? क्या लग रहा है? नहीं, मैं सुना नहीं, और रोज रोज कौन बकवास सुनेगा। आज तो जाने का समय आ गया है, ये सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और पहले से तय करके रखिए, हारेगी और उसके बाद ये सब नाटक करेंगी। 3-4 दिन का उनके स्टेटमेंट सुनिए, हर बात में विरोध विरोध विरोध। अरे जो खुद अपना सीट नहीं बचा सकती हैं उनको कौन रहेगा? समाज जिसको छोड़ देता है ना, भगवान भी उसको छोड़ देता है। पर वो ये कह रही है वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वो हारी नहीं है, उनको हराया गया है। नहीं, उसका ना वो ठीक है। बचपन में हम हमारे मोहल्ले में खेलते थे ना, जिसका पास बैट होता था वो बैटिंग करता था, हारने के बाद भी नहीं छोड़ता था। अब इनकी यही है, ये सोचते हैं कि ये सत्ता उनकी, अब पूछते नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन लोग देश में लोकतंत्र है, दिलीप बाबू, लोकतंत्र में लोगों ने उनका हराया है। आप शपथ लेंगे? अब शपथ लेंगे, पहले तो विधायक का शपथ लेंगे। विधायक का तो ले ही लेंगे आप, 3 सीटों में एक आपकी सीट थी, वो तो ले ही लेंगे। पर मैं कह रही हूँ वो बड़ी वाली शपथ हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे दिलीप बाबू? भाई ये तो शपथ लिया था कि बंगाल में परिवर्तन करेंगे और श्यामा प्रसाद जी का सपने को सफल कर देंगे, वो तो कर ही दिया है। हाँ। और पार्टी आज तक जो बोला वो किया है हमने, पार्टी जो बोले वही करेंगे। वही जो आपके चेहरे पर ऐसे मुस्कान थी ना, ये बड़ी उम्मीद वाली मुस्कान थी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष बाबू। ऐसे हंसते हंसते बंगाल में परिवर्तन कर दिया। हाँ। और हंसते हंसते सोनार बंगला बनाएंगे। हाँ, मुबारकबाद आपको और ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन ऐसी बहस होती रहनी चाहिए। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं कि आप लोग सब एक दूसरे पर चीखे चिल्लाए नहीं और लॉजिकल डिबेट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए News 18 इंडिया।